इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना कश्मीर इज नॉट इशू। इशू क्या है? कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, इस पे हम बातचीत नहीं करेंगे। कश्मीर में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो रही है। और देखो, जब 5 लोग मारे गए, जब इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा, कश्मीर इशू के बारे में देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले इसको आप कौन से टॉपिक से रिलेट करोगे? आप जीएस पेपर 3 में इन सभी टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, जैसे टेररिज्म है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट है। देखो 1947 में ना हमारा देश आजाद हुआ था, और उसके बाद ना एकदम से वार स्टार्ट हो गया 1948 में। और जब वार स्टार्ट हुआ ना, सीज फायर हो गया। मतलब दोनों नए जो देश आजाद हुए थे ना, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों की फोर्सेस जहां पे मौजूद थी ना वहीं पे रह गई। तो ये बन गई एलओसी। अब ये एरिया आ गया हमारे पास में, और ये एरिया पाकिस्तान के पास में। अब देखो, पाकिस्तान के पास में जो एरिया है, अब जाहिर तौर पे उसे हम पाक अधिकृत कश्मीर बोलेंगे, पाक कंट्रोल्ड कश्मीर। और पाकिस्तान उसे बोलेगा कि ये आजाद है ना। अगर आपने इसको आजाद कश्मीर बोल दिया ना, तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। हमेशा याद रखना, ये हमारे लिए है पीओके, है ना, और पाकिस्तान वाले इसे बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। इंटरव्यू की एक बात बताता हूं, एक बार एक किस्सा था। छोटी छोटी चीजें कितनी मैटर करती है आपको बताता हूं। एक बार ना बोर्ड ने ये पूछा कैंडिडेट से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या इशू है। तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, कश्मीर का इशू है। तो बोर्ड ने ना, चेयरमैन ने, उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा, आर यू श्योर? कैंडिडेट ने बोला यस, कश्मीर इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और बहुत लोएस्ट मार्क्स दिए उस कैंडिडेट को। जानते हो क्यों? इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना कश्मीर इज नॉट इशू। इशू क्या है? टेररिज्म। इंडिया का क्लियर स्टैंड है, कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, इस पे हम बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान रो रहा है काफी सालों से, कश्मीर पे डिस्कशन करो, कश्मीर पे डिस्कशन करो। लेकिन इंडिया की सरकार का क्लियर स्टैंड है, जो हमारा स्टैंड है, जो सरकार का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है। क्या है? कश्मीर इज नॉट एन इशू, टेररिज्म इज इशू। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है, ये इशू है। समझ गए? तो अब देखो, एक कश्मीर उस तरफ है, एक कश्मीर इस तरफ है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स के बारे में है। मतलब वहां के कश्मीर में क्या सिचुएशन है, और हमारी साइड में जो कश्मीर है यहां पर क्या सिचुएशन है। समझ गए? अब देखो, इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको पता है जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। और 96 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में 40% टर्नआउट, 40% टर्नआउट। आप बोलोगे सर 40% ज्यादा नहीं है। आमतौर पे देखो, जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है, क्योंकि वहां पे इंसर्जेंसी है। बहुत सारे लोग वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वोट नहीं देना चाहते। उनका झुकाव बहुत सारे लोगों का सेपरेटिज्म की तरफ में ज्यादा है। तो इसलिए ये 40% भी काफी मायने रखता है। 96 के बाद इतना हाई परसेंटेज रहा है वहां पे। अब बाकी किसी नॉर्मल स्टेट में आप देखोगे 70% 80% तक वोटिंग परसेंटेज हो जाता है, लेकिन कश्मीर में थोड़ा कम रहता है। लेकिन 40% भी काफी ज्यादा है। अब ये जो एरियाज है ना, पुलवामा, शोपियान, पुलवामा में अटैक हुआ था, आप सबको याद होगा, है ना। तो ये जो पुलवामा, शोपियान, ये वो एरिया है जहां पे टेररिज्म काफी ज्यादा है। और वहां पे भी 40% अगर वोटिंग हुई है ना, ये मायने रखता है। तो एक तरफ की ये तस्वीर है कि धीरे धीरे कश्मीर में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो रही है। जहां पहले इतनी ज्यादा स्टोन पेल्टिंग होती थी, इतने टेरर अटैक्स होते थे, अब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखिए, ये हमारे कश्मीर की है, ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते जो पीओके है ना, वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जिसमें 5 से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इंजर हो गए। रीजन क्या है? देखो, पाकिस्तान में ना अभी इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। इन्फ्लेशन 38% तक,
सोच के देखिए, 38% इन्फ्लेशन ईयर टू ईयर बेसिस। जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, आज के समय में पाकिस्तान में वो चीज एग्जाम्पल के तौर पे 138 रुपीज की है। समझ गए? तो वहां पे ना वैसे तो पूरे देश में ही सिचुएशन खराब है। पीओके के लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं देखो इन्फ्लेशन तो है ही है, हमारे यहां पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब ना पाकिस्तान के साइड जो कश्मीर है ना, वहां पे बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे झेलम है, नीलम है। तो वहां पे ना बहुत सारे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश्ड हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब पाकिस्तान में जो कश्मीर है ना, पीओके, उनका ये कहना है कि भाई हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हमें वो महंगी मिल रही है, और हमारे एरिया से आप पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे पंजाब में, दूसरा जो उनका कौन सा एरिया है वो वाला बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वालों को तो बेचारे कुछ देते नहीं है, उनको तो वैसे भी वो इंसर्जेंसी काफी ज्यादा है। तो उन एरियाज को आप ट्रांसफर कर रहे हो जो इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, आप उस पे हमें सब्सिडी दीजिए, सस्ती दीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी। हमें जो वीट मिल रहा है उस पे आप सब्सिडी दीजिए, सस्ता गेहूं हमें मिलना चाहिए। कई सारी मांगों को लेके वहां पे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो सड़कों पे आ गए। अब कायदे से देखो होना ये चाहिए था, सड़कों पर आ गए तो वैसे वहां पे जैसे हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट होता है, सबसे पहले कौन आता है? पुलिस आती है। पुलिस आती है और पुलिस राइट गियर के साथ में आती है पूरा। हम सीधा सीआरपीएफ को नहीं बुलाते ना, नहीं बुलाते। लेकिन पाकिस्तान में ना एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे हमारे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वहां पे है पाकिस्तानी रेंजर्स। तो सीधा उन्होंने ना प्रोटेस्टर्स का सामना करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को बुला लिया। अब रायट को कंट्रोल करने के लिए भी ना एसओपी होता है। आप पहले टीयर गैस छोड़ोगे, है ना, ये चीजें आपको ना केस स्टडीज में बहुत काम आएंगी। आप डीएम हो, आपके खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो ये बेसिक बेसिक चीजें बहुत काम आती हैं उस समय केस स्टडीज में लिखने में। समझ गए? तो जब भी देखो दंगा हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सीधा सीआरपीएफ को तो नहीं बुला लोगे ना, और आप कोशिश करोगे कि एक भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी कैजुअलिटी होती है ना, उसके बाद तो दंगा और ज्यादा भड़कता है। लेकिन वहां पे सीधा टीयर गैस का यूज नहीं किया, सीधा गोलियां चला दी पाकिस्तानी रेंजर्स ने। तो अभी जो पीओके में गवर्नमेंट है, क्या चैलेंजेस हैं? देखो, एक तो ये है पाकिस्तानी फोर्सेस जो डिप्लॉय हुई, ढंग से डिप्लॉय नहीं हुई। पाकिस्तान लोकल जो पीओके के प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे लिए नाम याद रखना आवश्यक नहीं है, अनवर उल हक। ये बहुत बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर चुके हैं, कभी इमरान खान की साइड, कभी नवाज शरीफ की साइड। पॉइंट ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कीवर्ड्स याद रखना जरूरी है। डिटेल्स ये तो एग्जाम्पल के लिए है, मतलब पाकिस्तान की जो डिटेल्स हैं हमारे लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो पॉइंट जरूरी है। उसके बाद में इकोनॉमिक कंसेशंस, ये सारी जो डिमांड्स कर रहे थे, पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। और देखो, जब 5 लोग मारे गए, जब इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा, तब पाकिस्तान के जो पीएम है ना, तब उन्होंने बोला कि हम आपको 23 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस दे रहे हैं। डॉलर में बहुत कम है, 83 मिलियन डॉलर्स। ये सिचुएशन है अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी की। इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, 38%। और जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है बताओ? हमारे देश की कितनी है? 7.7 के आसपास है। पाकिस्तान में नेगेटिव है। मतलब आप सोच के देखिए क्या हालत है। जीडीपी ग्रोथ रेट का नेगेटिव होना, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिछले साल के कंपैरिजन में कम हो रही है। कितने लोगों की जॉब जाएगी, बहुत मतलब बहुत खराब हालत है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान का खाली हो चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं होगा, आपको देखो जो जरूरी चीजें हैं इंपोर्ट करनी है दूसरे देशों से, आपके पास में नहीं है, आप कैसे इंपोर्ट करोगे? श्रीलंका में यही तो हालात थे। श्रीलंका क्यों क्राइसिस में आया? यही हालात थे श्रीलंका में, बिल्कुल। वहां पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खाली हो चुका था। समझ गए? अब इसके बाद देखो, अब वैसे देखो पाकिस्तान ना, एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए। वैसे पाकिस्तान ये बोलता है कि हमारे वाला जो कश्मीर है ना, जो अभी हमारे पास में है, वो आजाद है। लेकिन
उनके पास में ना ऑटोनमी नहीं है। वैसे ऑटोनमी क्यों नहीं है, अब ये 3 पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले, इस पूरे पीओके को ना एक काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसको हेड करते हैं पाकिस्तान के पीएम, यानी सेंट्रली गवर्न है। अब पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी चलती है, तो कहां से ऑटोनमी है। एक और चीज देखिए, शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट की सिग्निफिकेंस वैसे क्या है यहां पे, देखो देखो हुआ क्या था 1948 में, जब सीज फायर साइन हो गया था, उसके बाद इशू गया था यूएन में। यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, इसको सोल्व करने के लिए प्लेबिसाइट होना चाहिए। प्लेबिसाइट सिंपल वर्ड्स में वोटिंग करवा लो, है ना भाई, कौन किसकी साइड है। इंडिया ने बोला कि भाई पहले आप अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कीजिए, वहां से आपके दूसरे इलाकों से बहुत सारे लोग जो आपकी साइड आ गए हैं उनको हटाइए, तब जाके हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। पाकिस्तान ने दोनों कंडीशंस नहीं मानी, तो आज तक कभी कश्मीर में प्लेबिसाइट हुआ ही नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। देखो, वैसे यूएन ने बोला था प्लेबिसाइट करवाने के लिए, लेकिन 1972 में, जब 1971 में बांग्लादेश इस्टेब्लिश हो गया था, तब 90,000 जो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। वो इंडिया के पास थे। अब इंडिया के पास थे मतलब इंडिया के पास में पाकिस्तान की दुखती रग थी। सोच के देखो ना, 90,000 सोल्जर्स इंडिया के पास में, तो पाकिस्तान तो भागा भागा आएगा ना एग्रीमेंट करने के लिए कि प्लीज छोड़ो इनको। तो पाकिस्तान की जो उस समय थे भुट्टो, क्या नाम लिया आपने, जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना, वो जो भी थे उस समय, वो आए इंडिया में। उन्होंने इंदिरा गांधी से बातचीत की एग्रीमेंट साइन करने के लिए। एक किस्सा है, ये ना इंडिया का क्रिटिसाइज भी होता है कि उस समय हमें कश्मीर इशू को सोल्व कर लेना चाहिए था। 90,000 पाकिस्तान के सोल्जर्स हमारे पास थे और इंडिया ने कश्मीर का इशू सोल्व नहीं किया उस समय। समझ गए, मतलब इंडिया ने अपना कार्ड ढंग से प्ले नहीं किया। लेकिन उस समय के जो आप बुक्स पढ़ोगे, जैसे रामचंद्र गुहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बुक है, उसमें यह बोला गया है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे ना उस समय, उन्होंने इंदिरा गांधी को यह बोला कि मैम अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मतलब कश्मीर के इशू पे मैं आपकी बात मान लूं तो मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगा। ऑलरेडी हमारे देश की जनता इतनी ज्यादा उनके मन में हेट्रेड है पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट और इवन आर्मी के अगेंस्ट भी जो हार चुकी थी, तो कुछ हो ही नहीं सकेगा। और कहते हैं कि उस समय ना इंडिया पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था कि आप एग्रीमेंट साइन करो, एग्रीमेंट साइन करो, तो वो कर लिया था। हालांकि वो भूल थी एक, उस समय कश्मीर इशू सोल्व कर लेना चाहिए था। तो खैर, हाँ, शिमला एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि ये जो इशू है ना, हम दोनों आपस में ही बायलैटरली सोल्व करेंगे, यूएन का कोई रोल नहीं होगा। ये देखो यहां पे शिमला एग्रीमेंट में बोला गया कि कश्मीर इशू विल बी रिजॉल्व्ड बायलैटरली, यूएन का रोल नहीं होगा। और अभी पीओके के पास में लैक ऑफ ऑटोनमी है, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन है नहीं इनकी नेशनल असेंबली में। जैसे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है ना अपनी पार्लियामेंट में, वैसे वहां पे प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं है रिप्रेजेंटेशन पीओके की पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। रियल मायनों में पाकिस्तान उनको सिर्फ नाम के लिए आजाद बोलता है, वैसे ऑटोनमी बहुत कम है। अब इंडिया की अप्रोच देखो ये रही है, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट इंश्योर करना, जबकि पाकिस्तान ने वहां पे कुछ ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से ये हालात हैं। देखो ये तस्वीर ना, दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कश्मीर के लोग भी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। दोनों साइड की पिक्चर उनको समझ में आती है। जहां एक तरफ आप डेली सुनते हो कश्मीर में टनल्स बनती जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है, सुनते हो नहीं सुनते, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये हालात हैं कि वो वीट पे सब्सिडी मांग रहे हैं कि हमें हमारे लिए खाना सस्ता कीजिए। वो टनल्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, वो तो बाद की बातें हैं। कम से कम पहले आप ठीक कीजिए, आप हमें रोटी दीजिए, ये उनकी मांग है। तो ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
इंडिया की साइड जो लोग पहले सेपरेटिज्म में विश्वास रखते थे ना, अब उनकी ओपिनियन चेंज हो रही है कि नहीं भाई, सारे जहां से अच्छा। हाँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। कंक्लूजन में देखो ये बोला जा सकता है कि ये जो कश्मीर का इशू है ना, मल्टी साइडेड इशू है, बहुत सारे इसमें साइड्स हैं, और पाकिस्तान पीओके की भी एक साइड है जो आज हमने समझ ली। लेकिन देखो, एक सजेशन हमेशा दिया जाता है, बहुत बार ऐसा समय आता है, देखो कश्मीर में ना सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती है, लेकिन बाद में फिर से मतलब साइन वेव की तरह चलती है सिचुएशन, कभी ठीक कभी खराब। तो ये जो टाइम है ना, अब सरकार को क्या करना चाहिए, वहां पे जो उनको पूर्ण राज्य का दर्जा है ना, फुल स्टेटहुड वापस देना चाहिए उनको, और इलेक्शंस करवाने चाहिए जल्द से जल्द। काफी समय से ना वहां पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो इस मौके का सरकार को फायदा उठाना चाहिए फर्दर कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए। समझ गए? तो ये पूरा इशू था।